Mendel's laws of inheritance. नाइट ने और गॉस ने, नाइट ने 1799 में एंड गॉस ने 1824 में गार्डन पीपर हाइब्रिडाइजेशन के कई प्रयोग किए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद मेंडल ने दोबारा से रिसर्च की और उस रिसर्च के दौरान मेंडल ने कई नियम बनाए। मेंडल की रिसर्च गार्डन पी पर ही थी और गार्डन पी के कई कैरेक्टर्स लिए उन्होंने। मेंडल की सक्सेस का कारण उनके द्वारा लिए गए वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर लिए थे वो काफ़ी डिफाइंड थे और उसमें उनको क्लियर थी। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लिए थे जिनमें इजीली हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था। इसके अलावा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी रखते थे। तो इस कारण से मेंडल के जो रिसर्च थी वो सक्सेसफुल हुई। मेंडल ने 7 पेयर लिए थे, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, जिनमें सीड कैरेक्टर्स थे, पोड कैरेक्टर्स थे एंड स्टेम कैरेक्टर्स थे। यानी गार्डन पी के सीड के कैरेक्टर्स थे, उसके पोड के कैरेक्टर्स थे, स्टेम के कैरेक्टर्स थे। सीड के कैरेक्टर्स थे सीड की शेप, उसका कॉटिलिडन का कलर एंड उसके सीड के कोट का कलर। 3 कैरेक्टर थे। पोड कैरेक्टर में 2 थे, यानी फली जो होती है उसमें 2 कैरेक्टर लिए थे, शेप ऑफ पोड एंड कलर ऑफ पोड, यानी फली का शेप किस तरह का उसका शेप है और उसका कलर क्या है। तीसरा स्टेम के कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स स्टेम के थे वो 2 तरह के थे। पोजीशन ऑफ पोड, यानी उस स्टेम में पोड की फली की क्या पोजीशन है, और दूसरा हाइट। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे, यानी फर्स्ट सीड का शेप, दूसरा सीड के कॉटिलिडन का कलर, तीसरा कोट कलर, पोड के कैरेक्टर्स यानी पोड की शेप, फली की शेप और उसका कलर, स्टेम के कैरेक्टर्स यानी पोजीशन किस तरह की थी फली की और उसकी हाइट। 3 चीज़ों को लिया गया। अब मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल के तीनों नियम में पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। ये सीड की शेप, जो 7 पेयर्स थे कैरेक्टर के, सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर में ग्रीन एंड येलो, फली का शेप, फली का कलर। फली के 2 कलर थे, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। दूसरा कोट का कलर येलो ग्रीन, फ्लावर की पोजीशन पे और स्टेम की लेंथ। ये कैरेक्टर हुआ करते थे जिसको कि मेंडल ने अपने रिसर्च में यूज़ किया था।
और ये कैरेक्टर बड़े क्लियर थे, एकदम डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाले, जो कि अब आप जानते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं। पर उस समय बड़ा मुश्किल काम था कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है, जिसको कि आसान बनाया था मेंडल ने। मेंडल के रिसर्च के बाद काफ़ी रिसर्च की गई और उन्होंने अपनी फील्ड में गार्डन पी को उगाया और उस पर काफ़ी रिसर्च की, कैरेक्टर्स देखे, हाइब्रिडाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वगैरह करवाया। और उसके बाद उन्होंने नियम बनाए या नियम दिए, जिन्हें मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। उसमें पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने रिसर्च के दौरान ये बताया, उन्होंने पहले एक ही कैरेक्टर लिया और उसमें बताया जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उसके बाद F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन प्राप्त होती है, तो उसमें जो फैक्टर आता है, यानी एक ही कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं। जैसे स्टेम की लंबाई अपन ले लें तो एक लंबा और एक ड्वार्फ। तो लंबे के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं F1 जनरेशन में आ जाते हैं। F1 जनरेशन में आने पर जो कैरेक्टर प्रभावी होगा, उसे डोमिनेंट कहा जाएगा। जैसे कि अपन इसमें देख रहे हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और रेसेसिव कैरेक्टर है रिंकल्ड। राउंड मतलब गोल, रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ। सीड कलर में येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड रेसेसिव कैरेक्टर इसका ग्रीन है। फ्लावर कलर में पर्पल डोमिनेंट है, रेसेसिव वाइट है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट एंड टर्मिनल रेसेसिव कैरेक्टर है। प्लांट हाइट टॉल डोमिनेंट एंड शॉर्ट है रेसेसिव। पोड शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड रेसेसिव कैरेक्टर है, ट्रेट है कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो रेसेसिव। तो हम किस टॉल एंड ड्वार्फ के बारे में देख रहे थे। तो जब रिसर्च की मेंडल ने, तो उसने देखा कोई एक एक कैरेक्टर लिए उन्होंने सबसे पहले, और उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन प्राप्त हुई तो वो F1 जनरेशन हुई। और उस जनरेशन में जब रिसर्च की गई तो ये मालूम पड़ा कि नेक्स्ट जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स में से कोई एक ही कैरेक्टर पाया जाता है। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है या प्रभावी कैरेक्टर होता है। और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, यानी दूसरे से ढक जाए या छुप जाए, उस कैरेक्टर को रेसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी कैरेक्टर कहा जाता है। तो इस तरह उसने काफ़ी सारे कैरेक्टर, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर लिए और उसमें हर एक का डोमिनेंट रेसेसिव निकाला, अलग अलग रिसर्च करके, अलग अलग फर्टिलाइजेशन करा के, क्रॉस करा के, और उसके बाद F1 जनरेशन में उसने देखा कि कौन सा कैरेक्टर आ रहा है
और ये बताया कि वो ही प्रभावी है। तो इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा गया। दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम से मतलब है जब गैमीट बनते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स these two factors separate और segregate। मतलब जब एक ही क्वालिटी के दो फैक्टर्स होते हैं और गैमीट्स बनते टाइम वो जब अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई हम लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड स्मॉल वाई रेसेसिव कैरेक्टर है। जब इसके गैमीट बनते हैं तो इसमें देयर इज नो ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। कैपिटल वाई अलग हो जाता है एंड स्मॉल वाई अलग हो जाता है। कैपिटल वाई क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो अपना प्रभाव हमेशा बताएगा, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, पर स्मॉल वाई उसी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जबकि वो उसका फर्टिलाइजेशन स्मॉल वाई से ही हो, और टू एन कंडीशन में जब स्मॉल वाई साथ आएंगे तब वो अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी फैक्टर वो प्योर होता है गैमीट बनते टाइम, और उसका कोई ब्लेंडिंग नहीं होता दूसरे के साथ, देयर इज़ नो ब्लेंडिंग, एंड वो अपने गैमीट्स बनते टाइम अलग अलग ही चले जाते हैं, को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, पृथक्करण का नियम। इस नियम से मेंडल ने ये बताया कि फैक्टर्स हमेशा अलग अलग होते हैं। एंड तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में the two characters under consideration are assorting in an independent manner, means giving rise to different combinations। मेंडल ने रिसर्च की कि एक कैरेक्टर से ज़्यादा या एक पेयर से ज़्यादा पेयर यानी 2 पेयर्स कैरेक्टर लिए जाएं तो किस तरह का इफ़ेक्ट होता है, और उससे उसने ये देखा कि जब ये 2 कैरेक्टर लिए जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन के टाइम यानी F2 जनरेशन में, जब F1 जनरेशन के बाद तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ और मिक्स आता है उसका, पर जब उसके गैमीट्स बनते हैं और वो कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली कॉम्बिनेशन देते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि वाई है, कैपिटल वाई है तो कैपिटल आर के साथ ही आएगा, या स्मॉल वाई है तो स्मॉल आर के साथ ही आएगा। वो किसी तरह से भी अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सीट शेप
जिसमें कैपिटल आर से इसको करते हैं राउंड एंड रिंकल्ड। कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड एंड रिंकल्ड। और दूसरा है सीड कलर, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इनका जो रिज़ल्ट आता है वो 9:3:3:1 आता है। और इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर 9 वाला 3:3:1 1 मतलब रेसेसिव एक ही आएगा उसमें, यानी स्मॉल वाई स्मॉल आर एक ही प्योरली डोमिनेंट होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। बाकी मिक्स आएंगे, पर उनके रिजल्ट्स जो आएंगे वो इस रेशियो में आएंगे 9:3:3:1। और इसमें जब गैमीट बनेंगे और उनके कॉम्बिनेशन होंगे तो वो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। यानी ये फ्री होते हैं अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो ये 3 मेन लॉज दिए मेंडल ने। और ये नियम आगे रिसर्च हुई इन पे और दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसे प्रूव किया, पर जो बेस जेनेटिक्स का बनाया वो मेंडल ने बनाया। और इन नियमों को और रिसर्च के लिए भी छोड़ा गया, जिसे प्रूफ किया गया। और तीनों नियम 3 लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जेनेटिक्स में। इन्हें कहा जाता है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवांशिकी के नियम।